नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बात करेंगे भारत में कुपोषण के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों में पाया गया है कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जो आंकड़े पाए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कई गुना ज्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थिति को चिंताजनक बताया है। भारत में एसीएफ के उपाध्यक्ष राजीव टंडन का कहना है कि भारत में कुपोषण की स्थिति को चिकित्सकीय आपात स्थिति के रूप में देखने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से कुपोषण मिटाने के लिए एक मिशन की तरह कार्य करने की अपील की है। विश्व बैंक ने कुपोषण की तुलना ब्लैक डेथ नाम की महामारी से की है। वास्तव में कुपोषण बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक कारणों का परिणाम है। भूख और गरीबी जब राजनीतिक एजेंडा की प्राथमिकता नहीं होती है तो कुपोषण बढ़ता ही है। भारत की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल जैसे अधिक गरीब और कम विकसित पड़ोसियों से भी खराब है। अत्यंत शर्म की बात है कि खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 19.4 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जो भारत की जनसंख्या का 14.5% है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की रैंकिंग में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति SOFI रिपोर्ट 2023 ने भारत को लेकर एक चिंताजनक मुद्दे पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट पौष्टिक भोजन की लागत तथा भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से की आर्थिक असमानता को उजागर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अन्य देशों की तुलना में भारत की औसत आय कम है। इस कारण आबादी के एक बड़े हिस्से को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक आहार का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। इस रिपोर्ट में मुंबई की एक केस स्टडी है जो ये बताती है कि मुंबई में मात्र 5 सालों में भोजन की लागत 65% बढ़ गई। वहीं इसी अवधि में वेतन और मजदूरी में केवल 28 से 37% की ही बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट में भारत की अन्य देशों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में स्वस्थ आहार की लागत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन आय असमानताओं के कारण आबादी के एक बड़े हिस्से को स्वस्थ आहार प्राप्त नहीं होता है। वर्ष 2021 में 74% भारतीय स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कुपोषण 16.3% है। इसके अलावा भारत में 30.9% बच्चे अविकसित हैं तथा 33.4% कम वजन के हैं। बहुत सारे प्रदेशों में यह स्थिति राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी कहीं अधिक गंभीर है। चौथे राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण या NFHS के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 37.7% थी। यह सर्वेक्षण 2015-16 में हुआ था। 5वां राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 में हुआ। इस सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में केवल 6.4% की कमी हुई। इस समय छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3% है। छत्तीसगढ़ में तो कुपोषण की दर कुछ कम हुई है, लेकिन इस सर्वेक्षण के अनुसार अन्य अनेक प्रदेशों में यह दर बढ़ गई है। इस बारे में YouTube के चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो इन 5 years माल न्यूट्रिशन रोज अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन में देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। In recent days, we received a piece of bad news. India is about to miss all our nutrition goals set by the Prime Minister Poshan Abhiyan in 2018.
This scheme was launched by the Prime Minister on International Women's Day with the goal of improving the health of women and children by 2022. And it had a 3-year budget of 9,046 crores. The target was to reduce the level of stunting, underweight, low birth weight, and anemia in women and children. However, data from a recent survey, that is the National Family Health Survey 5, gives us a hard reality check. Between 2015 and 2020, malnutrition among women and children has drastically increased in almost all states and union territories in India. This survey is conducted every 5 years and provides insight into the health of families in India, among many other indicators. So far, only phase 1 of the survey has been completed. So, we have data only for 17 states and 5 union territories. In this video, we have excluded union territories because the sample sizes are much smaller. But when the final numbers come out, we will have a separate report covering all 8 union territories. Let's start with stunting. Stunting is when a child does not reach a height that is appropriate for their age. The child may have a decent weight but is too short for their age. In the last 5 years, stunting has increased for children below 5 years. The worst cases of stunting seems to be in Meghalaya, where data shows that 47% of children under 5 years are stunted. This figure was at 44% in the previous survey. In second place is Bihar, where 43% of children are stunted. The only small mercy here is that this level has gone down slightly. 5 years ago, it was 48%. The target as per the Poshan Abhiyan was to reduce stunting by 2% every year. However, stunting has gone up in 10 states and hasn't changed at all in 2 states. In Andhra Pradesh and Gujarat, the level has not changed at all in 5 years. Now, let's look at the southern states. 33% of children in Telangana are stunted, while the number is at 31% for Andhra Pradesh. Kerala is doing slightly better at 23%, but these numbers are all higher than before and the Modi government must realize what they have missed. The second indicator we are going to look at is wasting. Wasting is the most common form of malnutrition. It is when a child is too thin for their height. So it means that a child may have grown to the appropriate height but is too thin or underweight compared to their height. Maharashtra leads the country in wasted children, with 26% of children under 5 being found underweight. What is disappointing is that the figure was the same 5 years ago. The states that have the smallest proportion of wasted children are Mizoram and Manipur. However, during the NFHS 4 survey, this number was at 6% in Mizoram and 7% in Manipur, meaning that here too, the number has increased over 5 years. Overall, wasting has gone up in 8 states and has remained unchanged in 4 states. Wasting is also known as acute malnutrition, and wasted children have a higher risk of dying from disease like diarrhea or pneumonia compared to healthy children. The third indicator is anemia. Anemia in children is usually caused due to an iron deficiency. Growing children need a healthy diet that is rich in iron and protein. When there is a shortage of iron, it can result in anemia. Anemia in women can also be attributed to a poor diet. The target set by the government was to reduce anemia in young women by 3% every year. But according to the data, India is looking at an anemia crisis. The most shocking statistic comes from West Bengal, which shows that 71% of women between the age of 15 to 49 are anemic. This number was 63% in the previous survey. In at least 10 states, the level of anemia in women is above 50%. The lowest cases of anemic women is in Manipur and Nagaland. In both states, 29% of women were found to be anemic. 5 years ago, it was 26% in Manipur and 28% in Nagaland. Overall, the level of anemic women has gone up in 14 out of 17 states. When we hear of India being referred to as a poor nation, we tend to feel offended.
After all, we are an aspirational country and we feel like we are being stereotyped by the West. But a developed wealthy nation cannot have 70% of anemic women or 80% of anemic children. That is the number of anemic children in the state of Gujarat. A mind-boggling 80% of children under 5 years of age do not have the access to healthy meals. In second place is Telangana, where 70% of children are found to be anemic. Overall, anemia in children has gone up in 16 out of 17 states. Only Meghalaya has seen a marginal improvement in the last 5 years. The next indicator of malnutrition is underweight children. Bihar and Gujarat are the worst two states when it comes to the underweight children. The government target was to reduce the level of underweight children by 2% every year. But the level of underweight children has gone up in 8 states and remains unchanged in 2 states. According to a progress report by the Niti Aayog, at least 7 different ministries were involved in the rollout and monitoring of schemes under Poshan Abhiyan. But the buck stops with the PM Modi. After all, the program is called the Prime Minister Overarching Scheme for Holistic Nutrition. The people have a right to know how the 9,000 crore budget is being utilized if none of the targets are actually achieved. Malnutrition is the major cause of disease in India. And according to a study in the Lancet Medical Journal, it is responsible for 68% of deaths of children under 5 years of age. If India wants to be a global superpower, it must raise healthier and happier children. So far, we are way off target. छत्तीसगढ़ में शासकीय प्रयासों के बावजूद कुपोषण की भयावह स्थिति के बारे में YouTube की चैनल वीडियो वॉलंटियर्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। कुपोषण का विशेष दुष्प्रभाव महिलाओं और बच्चों में परिलक्षित हो रहा है। प्रदेश में विभिन्न विभाग इसके लिए कार्यरत है, विशेष तौर पर महिला बाल विकास विभाग और इनके आंगनबाड़ी केंद्र। छत्तीसगढ़ में कुपोषण से जो महिला और बच्चों को विशेष क्षति और हानि हो रही है, जो उनके समग्र विकास और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है, उसका ज़मीनी स्तर पर क्या प्रभाव है। मूल कारण यह है कि परिवार के माता पिता और अन्य सदस्य जो हैं वो पोषक आहार के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो आपको पता है आपका बच्चा कौन सी श्रेणी में स्वस्थ है, कुपोषित है, ये जानते हैं क्या? हमारे यहाँ 2 बच्चे इन लोग को अभी उसी बच्चे को वही दे रहे हैं, रेडी टू ईट फूड दे रहे हैं मंगलवार को, और हर महीना के 2 तारीख को उन लोग का वजन करते हैं और महीना के दूसरा मंगलवार को टीका लगाते हैं। तो जो कुपोषित बच्चे हैं उनको क्या डबल राशन देते हैं? हाँ, उसको डबल। कितना देते हैं? वही 140 रहता है तो उससे डबल कर देंगे। अच्छा, आप हर मंगलवार आते हैं? हाँ। क्या क्या मिलता है आंगनबाड़ी में? पाउडर, दलिया मिलता है और टीकाकरण। सभी सेवाएं मिल रही नियमित रूप से? हाँ। उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल। तो नियमित रूप से मिलता है ये दलिया? कई बार तो नहीं आ पाता भैया, मिलता तो ऐसा है लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है। अच्छा। जब खत्म हो जाते तब बहन जी बोलते हैं नहीं है बोलते। तो क्या बात है, कभी कभी नियमित रूप से पोषण आहार नहीं मिल पाता? कि माल बना नहीं है तो हम लोग इस हफ्ते में नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं देंगे, अगले हफ्ता देंगे, ऐसे करके उन लोग बोलते हैं समूह वाले लोग। जो पोषक आहार इनको बच्चों को मिल रहा है उसका भी मिसयूज होता है, वो घर के लोग खा लेते हैं या फिर अपने मवेशियों को खिला दिया जाता है। सेवाओं में सुधार के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि घर के सदस्यों को भी कुपोषण की सही जानकारी दी जाए कि पोषक आहार के साथ कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है और इसके लिए किसी दवाओं की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा बीमार पड़ा तो बस डॉक्टर के पास ले जाया जाए और उसको दवाई दी जाए। प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं और हमारे प्रदेश का भविष्य यानी कि बच्चे, इनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसमें निश्चित तौर पर जन भागीदारी, सबके सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तभी कुपोषण के इस कुचक्र को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे और देश और प्रदेश को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। सरबत हुसैन नकवी, इंडिया अनहर्ड के लिए, ग्राम लालपुर, रायपुर से। कुपोषित महिलाएं कुपोषित बच्चों को ही जन्म देती हैं, इसलिए कुपोषण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कुपोषित बच्चे जल्द बीमार हो जाते हैं,
देर से स्कूल में प्रवेश करते हैं और स्कूलों में भी सीख ना पाने की संभावना उनमें अधिक होती है। कुपोषण एक भयंकर टाइम बम की तरह है। कुपोषण दरअसल घरेलू खाद्य असुरक्षा का सीधा परिणाम है। सामान्य रूप से खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सब तक खाद्य की पहुंच और हर समय खाद्य की पहुंच और सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त खाद्य की उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। भारत में बहुत सारा अन्न भंडारण की कमियों के कारण सड़ जाता है या चूहों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, पर दूसरी तरफ बहुत से लोग भूखे पेट भी सोते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसके चंगुल में बच्चे अपनी मां के गर्भ से ही फंस जाते हैं। उनकी नियति दुनिया में आने के पहले ही तय हो जाती है। गरीबी और भूखमरी की स्याही से लिखी इस नियति का रंग स्याह और उदास होता है। कुपोषण से आयु के अनुरूप शरीर का विकास नहीं होता, मानसिक विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध होने लगती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने के कारण कई बार छोटी छोटी बीमारियां इन कुपोषित बच्चों के मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। कुपोषण के परिणाम स्वरूप दक्षता कम होती है। आईक्यू में 15 पॉइंट तक की कमी आ सकती है। मानव उत्पादकता 10-15% तक कम हो जाती है, जो सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित करती है। इन सभी कारणों से देश को आर्थिक नुकसान होता है। कुपोषित बच्चे ठीक से सीख नहीं पाते और स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बड़े होने पर वो अकुशल मजदूरों की लंबी कतार में जुड़ जाते हैं, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ है। डॉक्टरों का कहना है कि 6 माह की आयु तक बच्चों को केवल मां का दूध ही पिलाना चाहिए, परंतु जब मां ही कुपोषित हो तो दूध भी पर्याप्त नहीं होगा। 6 माह की आयु के बाद बच्चों के लिए मां का दूध पर्याप्त नहीं होता। उसे दिन में कई बार नरम भोजन की जरूरत होती है। गरीब माताएं आजीविका कमाने के लिए घर से निकल जाती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें खाना पकाना, पानी लाना, सफाई करना और दूसरे घरेलू काम भी करने पड़ते हैं। उनके पास बच्चे को बार बार खिलाने के लिए समय ही नहीं बचता। परिवार के अन्य लोग इसे सिर्फ मां की जिम्मेदारी समझते हैं। मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति योजना आदि कुपोषण को कुछ हद तक तो कम कर रहे हैं, लेकिन उससे बच्चों के शुरू के 6 वर्षों के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है और बच्चे कुपोषित ही बने रहते हैं। बच्चों में कुपोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है सूखे वाला कुपोषण और दूसरा है सूजन वाला कुपोषण। बच्चे का वजन कम होना, हाथ पैर पतले होना और कमजोर होना, पेट बड़ा हुआ होना कुपोषण को दर्शाते हैं। बार बार बीमार होना भी कुपोषण का लक्षण है। 5 करोड़ से भी अधिक परिवार अत्यंत गरीब हैं। इनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। कुपोषित बच्चे आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। जन्म के समय 2.5 किलो से कम वजन होने पर बच्चे को बहुत कम उम्र में ही मरने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। इसी प्रकार खसरे से होने वाली मौतों की दर भी बहुत अधिक होती है। दस्त की समस्या से कुपोषण की गंभीरता को सही ढंग से समझा जा सकता है। वैसे तो दस्त एक सामान्य बीमारी है जिसका कारण अस्वच्छ पेयजल को माना जाता था, परंतु एक शोध से पता चला है कि दस्त के समय दूध छुड़ाने की अवधि से मेल खाता है। यदि वह समय है जब बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। जब इनका जैविक अध्ययन किया गया तो पता चला कि कम पोषित बच्चे दस्त के अधिक शिकार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? पता चला है कि बच्चों की छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और इन्हीं बैक्टीरिया से उत्पन्न जहरीले पदार्थों से दस्त लगने लगते हैं। यह पाया गया है कि दस्त के दौरान बच्चा प्रतिदिन 600 कैलोरी तक गंवा सकता है। ऐसे में बच्चे दस्त और कुपोषण के गंभीर दुष्चक्र में फंस जाते हैं। खसरे के संदर्भ में गरीबी और कुपोषण के परस्पर संबंध को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। खसरा एक आम रोग है, लेकिन कुपोषित बच्चों में यह जानलेवा साबित होता है। खसरे से प्रभावित बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम हो ही जाती है। कुपोषित बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे भी कम होती है। ऐसे में बच्चों को खसरा होने के कुछ ही दिनों बाद दस्त भी लग सकते हैं और निमोनिया का खतरा भी होता है। अध्ययन से पता चला है कि कम पोषित बच्चे के लिए खसरे से मृत्यु का खतरा 400 गुना ज्यादा होता है। कुपोषण दूर करने के लिए घरों में खाद्य संकट को दूर करना होगा, आय वर्धन के कार्यक्रम चलाने होंगे, खाद्यान्न की दरों को नियंत्रित रखना होगा, महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल करनी होगी।
साथ ही लोक स्वास्थ्य का विस्तार और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास भी करने होंगे। भारत में समेकित बाल विकास सेवा या आईसीडीएस कार्यक्रम सीधे कुपोषण निवारण के लिए जिम्मेदार है। यह आंगनवाड़ियों के एक विस्तृत नेटवर्क द्वारा संचालित होता है, जिसमें पूरक पोषण आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और कुपोषित बालिकाओं तक पहुंचाना अपेक्षित है। परंतु आंगनवाड़ियां उतनी प्रभावी सिद्ध नहीं हुई हैं जितनी उनसे अपेक्षा रही है। इसका कारण है कि आंगनवाड़ियों की संख्या अपर्याप्त है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम मानदेय मिलता है और 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए झूला घर की उपलब्धता भी बहुत कम है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुझारू संघ के धरना प्रदर्शन के बारे में YouTube की चैनल लल्लू राम वीडियो पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत इस वीडियो को देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुझारू संघ ने 1 दिन से धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा है कि संघ ने 50 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी, जिससे कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, जिसे 4 महीना बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को कलेक्ट्रेट दर्पण मानदेय नहीं दिया गया तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इनको आश्वासन दिया कि तुम्हारी सभी जायज मांग पूरी की जाएगी, लेकिन 50 दिन धरना प्रदर्शन करने के बावजूद इनके साथ छल किया गया, ठगा गया, इनकी एक भी जायज मांग को पूरा नहीं किया गया। जो पिछले 6 महीना बीत चुका है उस वादे के किए हुए, लेकिन आज तक अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे हैं। इसलिए हम लोग मजबूरीवश ये हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता तो 2 अक्टूबर से हम लोग अनिश्चितकालीन में जाएंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और पर्याप्त बजट का प्रावधान न होना इसे प्रभावित करते हैं। संसद में बच्चों के लिए उठाए जाने वाले प्रश्न दोनों सदनों में उठाए गए कुल प्रश्नों का मात्र 3% ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर बच्चे तो वोट देते नहीं है। कुपोषण केवल मजबूत जन समर्पण और पहल से ही समाप्त होगा। हमें खाद्य सुरक्षा के लिए दूरगामी नीतियों की आवश्यकता है। तो आज बस इतना ही। चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, कुपोषण के मूल में गरीबी ही है या और कुछ भी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।